हम लोग लास्ट क्लास में आयोनिक स्टार्ट कर दिए थे, आयोनिक Yes, इक्विलिब्रियम। अच्छा चलो ठीक है, तो आज सेकंड लेक्चर है ना आयोनिक का। yes, sir. अच्छा तो चलो बताओ कहाँ तक डिस्कस किए थे। शायद हम लोग एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे, कहाँ तक हुआ था बताओ। basicity of an acid. बेसिसिटी क्या ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट? कंसेप्ट शुरू करना था। अच्छा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लिए थे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ये भी डिस्कस कर लिए थे। सर लेविस वाला बाकी था। हाँ लुईस कॉन्सेप्ट बाकी है, ठीक है। तो एक तीसरा कॉन्सेप्ट है जो अपने सिलेबस में है, लुईस लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसमें तुम लोग को एम्फीप्रोटिक स्पीसीज के बारे में हम डिस्कस किए थे क्या लास्ट क्लास में? यस सर। चलो ठीक है, तो एक एसिड बेस कॉन्सेप्ट हमारा जो बचा हुआ है वो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसका एसिड और बेस का डेफिनेशन ये एक्चुअली अपने अकॉर्डिंग कैसा डिफाइन किया था वो देखना है हम लोग को। तो इसके अकॉर्डिंग एसिड्स जो है वो सब्सटेंसेस which can accept electron pairs, which can accept electrons, ठीक है। तो लुईस के अकॉर्डिंग एसिड्स का डेफिनेशन यह है कि एसिड्स वैसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन को कौन कौन एक्सेप्ट करेगा ये बताओ? जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसमें तीन कैटेगरी बनाया गया। पहला ऑल टाइप्स ऑफ कैटायंस, क्योंकि हमको पता है कि कैटायंस जो होते हैं उनके पास कैटायंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैं तो ऑब्वियसली वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास आएगा तो वो आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऑल टाइप्स ऑफ कैटायन, ठीक है, H+ हो गया, NH4+ हो गया, Na+ हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। दूसरा बोला गया कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, वैसे स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हम लोग बोल सकते हैं तो वैसे स्पीसीज जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऐसा बहुत सारा कंपाउंड्स तुम लोग पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में जिसके इलेक्ट्रॉन जिसके ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है, बता सकते हो एग्जांपल? ये सब पढ़े होगा ना, BeCl2 हो गया, BF3 हो गया, B2H6 है, डाइबोरेन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। पढ़े हो ये सारा? BeCl2 इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? यहाँ पे सेंट्रल एटम बेरिलियम है, तो बेरिलियम बॉन्डिंग करने के बाद भी इसका आउटर मोस्ट शेल में क्या आ रहा है, 4 ही इलेक्ट्रॉन हो पा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये अपने वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट स्पीसीज है ये। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी तो ऑब्वियसली है ही यहाँ पे। तो कहीं से भी इसको अगर इस इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट ये एसिड्स की तरह बिहेव करेंगे। दिख रहा है ना सबको? आद्या आवाज आ रहा है? Yes, हेलो, sir. आ रहा है ना? Yes. चलो, तो दूसरा कैटेगरी हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मतलब वैसे स्पीसीज जिसके ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तीसरा हम लोग बोल सकते हैं कि वेयर सेंट्रल एटम हैज वेकेंट d ऑर्बिटल्स। बहुत सारे स्पीसीज ऐसे होते हैं जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है फिर भी उसके सेंट्रल एटम जो है ना, केमिकल बॉन्डिंग में ये भी देखे होगा, सेंट्रल एटम जो है उसका ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट रहता है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट है नो डाउट, लेकिन उस सेंट्रल एटम जो है उसका, उस सेंट्रल एटम का d ऑर्बिटल जो है वेकेंट रहता है। और d ऑर्बिटल वेकेंट रहने की वजह से वो स्पीसीज क्या होता है, उस सेंट्रल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तुम लोग ऐसे भी पढ़े होंगे जो सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स होता है, जिसमें कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो अपने वैलेंसी को एक्सपैंड कर सकता है। और एक्सपैंड करने का रीजन वही होता है कि उसके पास जो सेंट्रल एटम है उस मॉलिक्यूल में, उसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स है।
जिसमें कि आसानी से उस वेकेंट ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या है, SF4 हो गया, PCl5 हो गया, PCl3 हो गया। तो ये सारे स्पीसीज हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को, जिसके पास सेंट्रल एटम में क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे मान लो PCl5 है, तो PCl5 का डी ऑर्बिटल जो है वेकेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये Cl माइनस के कांटेक्ट में आएगा, Cl माइनस क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ एक बॉन्डिंग बना के PCl6 माइनस इस टाइप का ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लुईस एसिड की तरह, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो वैसे स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू लुईस, उनको एसिड्स का डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम लोग को पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे इस टाइप्स के लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बहुत सारे एग्जांपल्स तुमको देखने को मिल जाएंगे, जहां पे सेंट्रल एटम जो है मोस्ट प्रोबेबली वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, और वो आसानी से अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये एसिड्स का डेफिनेशन हो गया अकॉर्डिंग टू लुईस। इसी तरह नेक्स्ट बेसिस का डेफिनेशन है इसका, लुईस बेस का। तो बेस जस्ट इसका उल्टा हो गया। एसिड्स वैसे स्पीसीज हैं या वैसे सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, और बेस क्या होगा, सब्सटेंसेस विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वैसे स्पीसीज या वैसे सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो उसको लुईस बेस बोला गया। अब डोनेट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें आ गया ऑल टाइप्स ऑफ एनायंस, क्योंकि हमको पता है एनायंस नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं, और नेगेटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस में प्रेजेंट है, तो आसानी से डोनेट कर सकते हैं। Cl माइनस, Cn माइनस, S2 माइनस, ठीक है। ये सारे एनायंस हैं जो कि बेसिस की तरह बिहेव कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीसीज विच हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैसे स्पीसीज जिसके इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो बचा हुआ है उसको लोन पेयर बोलते हैं। तो जिस वैसे स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो आसानी से अपने लोन पेयर को डोनेट करके बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइप के स्पीसीज को बोला जाता है लुईस बेस। जैसे मान लो NH3 है, अमोनिया, हमको पता है कि ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने के बावजूद यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर अवेलेबल है। तो ये अमोनिया क्या कर सकता है, अपने नाइट्रोजन के लोन पेयर को डोनेट कर सकता है आसानी से। ये एक लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, समझ रहे हो। इसी तरह RNH2, अमाइंस जितने भी हो गए, यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है। ये हो सकता है कि बेंजीन के साथ कनेक्टेड हो, बेंजामाइन, एनिलीन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारे जो है जहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आसानी से लोन पेयर को डोनेट करके वो बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू लुईस ये बेसिस का डेफिनेशन हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग, लुईस के अकॉर्डिंग सिंपल सा है डेफिनेशन कि एसिड वैसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, बेस वैसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल हम बता सकते हैं, जैसे मान लो NH3 है, अमोनिया। अमोनिया में देखोगे कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है। अब जैसे ही ये मान लो BF3 के कांटेक्ट में आता है, ये BF3 का स्ट्रक्चर है। अब BF3 हमको पता ही है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और इसके पास जो बोरोन है सेंट्रल एटम इसका, इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो नाइट्रोजन जो है आसानी से अपने लोन पेयर को इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है, और जैसे ही अपना लोन पेयर को डोनेट करता है तो यहाँ पे एक बॉन्डिंग डेवलप होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बनता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में हम लोग बोल सकते हैं कि अमोनिया जो है ये एक लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, और BF3 जो है ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर इन दिस केस।
तो यहाँ पे लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में यहाँ पे इस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, इस तरह से बॉन्डिंग डेवलप हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. चलो इसको फटाफट नोट कर लो। अकॉर्डिंग टू लुईस ये एसिड बेस का प्रॉपर डेफिनेशन हो गया। तो हम लोग तीनों कॉन्सेप्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं हम लोग, लॉरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ था हमारा ये लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। तीनों का अलग अलग डेफिनेशन है अपना, ठीक है, तीनों अपने सिलेबस में है, तीनों के अकॉर्डिंग डिफरेंट डेफिनेशन है। तो तीनों हम लोग को बस जानना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नोट कर लिए। Yes, sir. चलो तो अब देखते हैं, अब कुछ कुछ हम एग्जांपल्स देंगे, ठीक है, तुम लोग को एग्जांपल्स देंगे, उसमें तुम लोग को क्लासिफाई करना है कि वो सारे स्पीसीज जो है वो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड है, या ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड बेस है, या लुईस के अकॉर्डिंग एसिड बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुईस एसिड और बेस among the following, ठीक है। इसमें क्लासिफाई करना है तुमको, जो सारे स्पीसीज हम देंगे उसमें सबको अलग अलग क्लासिफाई करना है तुमको। पहला हो गया HCl, H2SO4, NH3, BF3, PCl5, Cl-, Na+, NaOH। चलो ठीक है, क्लासिफाई करो, इतना दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको? Yes, sir. चलो फटाफट क्लासिफाई करते जाओ। यहाँ पे हम लिख रहे हैं सबका, तुम लोग बताते जाना। ये आर्हीनियस एसिड है, ये आर्हीनियस बेस हो गया, फिर हम लिख रहे हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया ये। तीसरा है लुईस एसिड, लुईस बेस। चलो फटाफट क्लासिफाई करो तो। हो गया? हो गया सबका? आसान है, इसमें इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? चलो बताओ तो जाओ तो, आर्हीनियस एसिड में कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे इनमें से? HCl H2SO4। HCl एंड H2SO4। चलो ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ आ रहा है क्या? चलो आर्हीनियस बेस में बताओ। NaOH। NH, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड एसिड में बताओ। ब्रॉन्स्टेड एसिड में HCl. HCl, H2SO4, Yes.
वैसे स्पीसीज जो कि H+ को प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं वो तो ब्रॉन्स्टेड एसिड है। ब्रॉन्स्टेड बेस में बताओ, ब्रॉन्स्टेड Cl बेस, minus. ब्रॉन्स्टेड बेस में Cl-, क्या बोला गया देखो, वैसे स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर के टर्म में नहीं है, ये प्रोटॉन के टर्म में, H+ के टर्म सर में। NH3 तो वैसे स्पीसीज जो कि H+ को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, वो हमारा ब्रॉन्स्टेड बेस होगा। तो NH3 ये एग्जांपल हम लोग देखे थे, NH3 जो है H+ को एक्सेप्ट कर सकता है और NH4 आयन बनाता है, अमोनियम आयन। तो ये तो ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया। Cl- ब्रॉन्स्टेड बेस होगा क्या? यस सर। होगा। अब ये बताना तुम लोग खुद, Cl- जो है ये H+ को एक्सेप्ट करके ये HCl में कन्वर्ट होगा या नहीं? यस सर। यस सर। अब तुम लोग को खुद बताए थे, ये बात ध्यान रखना, HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, 100% आयोनाइज होता है ना। Yes, sir. तो ये कभी भी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन होगा क्या? No, sir. Cl- H+ को एक्सेप्ट करके HCl बनाएगा, ये बताओ। ये तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्ट, HCl कहीं भी है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ये हमेशा अपने प्रोटॉन को लूज करना चाहेगा ना। हमको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% अपने आयंस में टूटेगा। तो अपने आयंस में टूटेगा तो ये 100% ये किस में जाएगा रिएक्शन, H+ और Cl- में ही तो कन्वर्ट होना चाहेगा। तो ये नियरली हमको पता है कि इस डायरेक्शन में ये नियरली 100% आयोनाइज हो रहा है, 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो ये वापस रिवर्स डायरेक्शन में होगा क्या? वापस ये H+ और Cl- कंबाइन करके HCl कभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा? यस और नो, ये बताना। No, sir. नहीं होना नो, चाहिए। नो सर। तो इस केस में HCl हमारा क्या, ये सॉरी Cl- हमारा ब्रॉन्स्टेड बेस होगा क्या? नहीं होगा। अगर वो वीक रहता तो फिर हम लोग बोल सकते थे कि अगर वीक एसिड का फॉर्मेशन, क्योंकि वीक एसिड जो है दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है HCl वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो Cl- यहाँ पे ये हमारा ब्रॉन्स्टेड बेस नहीं होगा, NH3 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई एग्जांपल? चलो लुईस एसिड का बताओ, लुईस एसिड में क्या क्या आ जाएगा? PCl5 BF3 BF3 PCl5 PL5. BF3 PCl5 और भी कुछ? Na+. Na प्लस। ऑल टाइप्स ऑफ कैटायन भी बोला गया है ना, तो Na+, ये भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। लुईस बेस में बताओ। NH3 NH3 Cl-. Cl-। BF3 कौन बोल रहा है? BF3 लुईस बेस होगा? BF3 तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। लुईस बेस किसको बोलते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे डोनेट कौन कर रहा है? NH3 लोन पेयर है इसके पास, Cl- ये भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी लोन पेयर है। सात होते हैं, एक एक्सेप्ट किया तो चार चार है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं ये सारे। समझ रहे हो बात? तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है। कोई डाउट इसमें किसी को? सर बोलो। सर ब्रॉन्स्टेड बेस Cl- क्यों नहीं होगा, बता सकते हैं किससे? बताए तो, Cl- H+ को एक्सेप्ट करके HCl थोड़ी ना बना सकता है। Cl- H+ को एक्सेप्ट करेगा तो ये HCl बनेगा क्या? HCl का फॉर्मेशन होगा? ये बताओ। अभी तो बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये पूरा पूरा अपने आयंस में ही टूटता है ना, वो बैकवर्ड थोड़ी कभी जाएगा। रिवर्स रिएक्शन जाएगा क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में? वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में थोड़ी ना कभी भी एग्जिस्ट करेगा HCl। समझ रहे हो? वो अपने हमेशा तो कहीं भी अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग अगर उसको कंसिडर किए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरा पूरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में 100%
हम लोग एज्यूम ही करते हैं कि वो पूरा 100% डिसोसिएट हो रहा है अपने आयंस में। तो ऑब्वियसली यहाँ HCl कहाँ कहीं भी रहेगा तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, वो बैकवर्ड Cl माइनस जो H प्लस के साथ कंबाइन करके वो मॉलिक्यूलर HCl के फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, तो तुम लोग को ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि रिएक्शन हमेशा जो है वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाता है, वीक से कभी भी स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करता है क्या, ये बताओ। No, लिखाए थे sir. ना लास्ट क्लास में कि कोई भी Yes. रिएक्शन अगर प्रोसीड करता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाता है, वीक से कभी भी स्ट्रॉन्ग की तरफ रिएक्शन जाएगा? No, sir. तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, Yes, sir. चलो और कोई डाउट किसी को इसमें? बताओ, और किसी को कोई डाउट है? सूरज, नो सर। हो गया ना क्लियर? ये हमारा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, एसिड बेस को डिफाइन कैसे किया गया है, अलग अलग थ्योरीज हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख चुके हैं। अब चलो, अब आगे मेन जो चीज है इस चैप्टर में, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़े थे, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे के इक्विलिब्रियम आ रहा था। के इक्विलिब्रियम मतलब के सी के। हाँ बोलो सर। एसिड बेस स्ट्रेंथ भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एसिड बेस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या? एग्जाम्पल्स ना, कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। यस सर, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेट करके करते थे, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड हाँ और हाँ अ बेस। हाँ, वो सारा चीज इसी में करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स बेसिकली हम लोग करेंगे अभी। ठीक है, तो देखो, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ते थे ना, वहाँ पे के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखते थे। अब के इक्विलिब्रियम में के सी आता था, के पी आता था। ठीक है, वो सारा हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पे हम लोग आयनिक स्पीसीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और आयनिक स्पीसीज में हमारा एसिड और बेस इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम लोग आयोनिक कांस्टेंट के बारे में, आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, यहाँ पे एक नया टर्म लेते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम लोग एसिड और बेस दोनों के लिए डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है जिस तरीके से वहां पे हम लोग लिखते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई एक एसिड ले लिया हम लोग HA, ये हमारा एसिड है HA। अब इसको हम लोग वाटर में एक्वा सॉल्यूशन बनाए इसका। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो ये स्पीसीज जो हमको लेना होगा, एसिड या बेस, ये स्ट्रॉन्ग अगर लेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा क्या, ये बताना। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, ये बताओ। नो सर, सर उससे फिर रिएक्शन रिवर्सिबल ही रह जाएगा। इरिवर्सिबल होगा ना स्ट्रॉन्ग, यस कोई सर, भी स्ट्रॉन्ग इरिवर्सिबल रह इलेक्ट्रोलाइट, जाएगा। कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो वो तो हमको पता है कि नियरली वो 100% आयोनाइज हो जाता है। 100% वो नियरली, थियोरेटिकली तो हम लोग बोलते हैं 100% आयोनाइजेशन है, तो तुरंत वो अपने आयंस में बदल जाएगा। वो रिएक्शन बैकवर्ड तो जाएगा ही नहीं, रिवर्स में जाएगा ही नहीं। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग बोलेंगे कि नो इक्विलिब्रियम, यहाँ पे कोई भी इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे। तो इस चैप्टर में मेनली जो भी हम लोग, क्योंकि हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम के बारे में अगर डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पे सबसे पहला कंडीशन यही था कि रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए, तभी हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। और रिएक्शन रिवर्सिबल होने के लिए हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो होना चाहिए, या एसिड या बेस जो भी होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, हमारा वीक कंपोनेंट होना चाहिए। वीक एसिड या बेस होगा तभी उस केस में हम लोग बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। क्योंकि वीक के केस में क्या है ना, रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। इसलिए वीक एसिड या बेस के केस में ही हम लोग यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी एग्जांपल्स हम लोग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड या जो भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें हमारा वीक एसिड या बेस ही इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे HA जो लिए हैं हम लोग, ये हमारा वीक एसिड है, ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है यहाँ पे, ये इक्विलिब्रियम का साइन है। तो इसको एक्वा सॉल्यूशन में डाले तो ये क्या होगा, अपने आयंस में आयनाइज करेगा यहाँ पे
H प्लस आयंस या फिर H3O प्लस आयंस, हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हो, और प्लस ये एक्वस और प्लस A माइनस एक्वस। ठीक है, ये है। अब इसका इक्विलिब्रियम अगर लिखोगे K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो K का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा ये बताओ। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ठीक है, चलो इसको H3O प्लस लिख लो तो ये बैलेंस हो जाएगा हमारा। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में लिख लेते हैं, H3O प्लस, ये एक्वस हो गया यहाँ पे, ये प्लस। ठीक है, तो दोनों फॉर्म में लिखा रहेगा, H प्लस या H3O प्लस, कोई भी लिखो, दोनों करेक्ट है। वो ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि H प्लस जो एक्सेस ऑफ वाटर में H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आ गया H3O प्लस और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय, ये क्या है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ HA और बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है ये एक्चुअली क्या रहता है, ये वाटर जो है यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है और ये बहुत ही एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अगर ये एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो इसका कंसंट्रेशन जो है ये अज्यूम किया जाता है कि कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज, मतलब इसका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है कि इसमें थोड़ा बहुत तो चेंज हो रहा है, लेकिन उस थोड़े बहुत चेंज को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। इसका कंसंट्रेशन जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये बहुत ही एक्सेस अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है। वाटर एज ए सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो वाटर अगर एज ए सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है तो इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, तो ये इधर चला गया K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, और इधर क्या बच गया, H3O प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। ठीक है, और इसी को K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O को, ये दोनों कांस्टेंट हो गया ना, K तो ऑलरेडी कांस्टेंट था हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और H2O ये इसका भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो ये दोनों रिप्लेस हो जाता है एक टर्म से जिसको बोल देते हैं हम लोग Ka। ये हो गया डिसोसिएशन, सॉरी, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो ये Ka क्या डिनोट कर रहा है, ये K डिनोट कर रहा है, ये हो गया आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ha। तो एसिड के टर्म में हम लोग Ka डिफाइन कर रहे हैं, ये आयनाइजेशन कांस्टेंट हो गया। ठीक इसी तरह बेस के लिए भी डिफाइन करते हैं, बेस के लिए Kb आता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, ये ध्यान देना कि अगर ये किसी भी एसिड या बेस का जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो K के वैल्यू से ही एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। अगर K का वैल्यू वेरी लार्ज है, ठीक है, K का वैल्यू अगर बहुत ही लार्ज है, वेरी लार्ज वैल्यू अगर K का, तो बोला जाता है कि वो एसिड जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर K का वैल्यू देखोगे, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है K, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स का अगर K का वैल्यू तुम ऑब्जर्व करोगे या कंपेयर करेंगे हम लोग, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में K का वैल्यू बहुत ही लार्ज होता है और वीक एसिड का K का वैल्यू स्मॉल होता है। ठीक है, तो K जितना ज्यादा इंक्रीज होते जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा या एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, K का स्ट्रेंथ से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, K का वैल्यू से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग वो एसिड है। जितना ज्यादा K का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे K अगर इंक्रीज कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि K इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने आयंस में टूट रहा है, H3O प्लस या H प्लस और A माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, और जितना ज्यादा वो अपने आयंस में डिसोसिएट होगा या आयनाइज होगा, हम लोग बोल सकते हैं कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। तो K का वैल्यू जितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ एसिड का उतना ज्यादा होगा। ठीक है, हेलो, आवाज आ रहा है ना सबको? Yes, sir. चलो, तो एसिड के केस में हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka हो गया, उसी तरह बेस के केस में हम लोग डिफाइन करेंगे Kb, और वो, सर हाँ बोलो।
सर अगर Ka बहुत ज्यादा लार्ज है तो मतलब उसके बाद जो वो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। हाँ, के अगर बहुत लार्ज है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड। के लार्ज होने का मतलब क्या हुआ कि वो अपने आयंस में पूरा पूरा टूट गया है। वेरी लार्ज सर लेकिन वैल्यू होने, अभी तो सर आप बताए कि स्ट्रॉन्ग एसिड या इलेक्ट्रोलाइट्स में तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा ही नहीं। इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। इस यहाँ देखो के का एक्सप्रेशन का बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर के का वैल्यू बहुत ही लार्ज हो गया तो एच ए क्या होगा, नियरली टेंडिंग टू जीरो होगा। एच ए का वैल्यू क्या होगा, ये नियरली टेंडिंग टू जीरो ही होगा ना। यस सर। अब नियरली टेंडिंग टू एच ए अगर नियरली टेंडिंग टू जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जितना भी उसका कंसंट्रेशन लिए हैं वो पूरा पूरा अपने आयंस में बदल जाएगा, तभी तो बोलेंगे उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो गया। बिल्कुल जीरो नहीं, टेंडिंग टू जीरो। ठीक है। और अगर वो पूरे पूरे अपने आयंस में बदल रहा है तो वो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं हुआ। हाँ सर। तो ऐसे हम लोग कंपेयर करते हैं ना, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड भी वो एज्यूम किया जा रहा है कि वो 100% आयोनाइज हो रहा है, वो तो जस्ट थ्योरेटिकल बात है। प्रैक्टिकली वो 100% थोड़ी ना होता है। कुछ तो उसका कुछ परसेंटेज 0.00 कुछ तो परसेंटेज उसका अनडिसोसिएटेड रहता है ना। समझ रहे हो बात। यस वो सर। तो हम लोग थ्योरेटिकली बोलते हैं कि वो 100% आयनाइज हो रहा है, वो भी नियरली 100% बोल रहा है। तो नियरली अगर 100% बोल रहे हैं तो कुछ तो परसेंटेज होगा जो कि वो अनआयनाइज्ड होगा। समझ रहे हो। तो इसलिए हम लोग टेंडिंग टू वो बोलते हैं कि वो प्रैक्टिकली वो 100% नहीं होता है, वो कुछ परसेंटेज जो है उसका अनआयोनाइज्ड रहता है। ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग बोल देते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो पूरा पूरा अपने आयंस में टूट जा रहा है। ठीक है। तो के का वैल्यू अगर बहुत ही लार्ज है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और वीक एसिड का अगर के तुम देखोगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड के कंपैरिजन में, ये एक्चुअली कंपैरिजन ही है, तो उसके कंपैरिजन में ये देखोगे बहुत ही कम वैल्यू होता है इसका। ठीक है। ये सारा डेटा जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो वहां पे ये सारा डेटा आएगा, तो वहां पे कंपेयर कर सकते हो तुम लोग। तो चलो ये देखो, जैसे एसिड के केस में हम लोग के डिफाइन कर रहे हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट, उसी तरह बेस के केस में हम लोग के भी डिफाइन करेंगे। तो के भी जैसे हो गया, जैसे मान लो एक बेस ले लिया हम लोग MOH। ठीक है, कोई बेस एज्यूम कर लिया हम लोग, MOH वीक बेस है ये। इसको, इसका एक्व सॉल्यूशन बनाए हम लोग। ठीक है, प्लस H2O। तब देखोगे यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। यहाँ पे क्या बनेगा, M प्लस और ये OH माइनस। अपने आयंस में ये टूटा, M प्लस और OH माइनस में। ठीक है। अब यहाँ पे जब Kb का एक्सप्रेशन लिखोगे तो Kb का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये बताओ। कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ MOH। ठीक है, यही आएगा क्योंकि H2 ये एक्चुअली वैसे ही हुआ ना, जैसे वहां पे सिंपली अगर मान लो K हम लोग लिख दिए, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया K, अब यहाँ पे ये कंसंट्रेशन H2O का आ गया। अब ये पता है हमको कंसंट्रेशन H2O क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये चेंज नहीं होता है, तो ये इससे इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और बाय कंसंट्रेशन ऑफ MOH। अब यही दोनों कॉम्बाइंडली क्या कहला गया, इसी को किससे रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, के बी से। बेस के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये आ गया के बी। के बी का एक्सप्रेशन हो गया ये। और के बी यहाँ क्या कहला रहा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही बोल सकते हैं हम लोग कि कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये जितना ज्यादा इंक्रीज होते जाएगा Kb का वैल्यू उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, और Kb जितना ज्यादा इंक्रीज होगा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा उस बेस का, वो उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये सब डायरेक्टली रिलेटेड है। OH माइनस का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो Kb बढ़ेगा, और Kb अगर बढ़ेगा तो वो बेस जो होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा।
तो बेसिक स्ट्रेंथ उसका इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोग एसिड और बेस के लिए के और केबी के टर्म में हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, वहां पे केसी और केपी हम लोग देखे थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, यहाँ पे ये रिप्लेस हो गया आयंस के केस में। अगर एसिड अगर हमारा यूज हो रहा होगा तो वहां पे हम लोग के यूज कर लेंगे, के डिफाइन होगा, और बेस अगर यूज हो रहा होगा तो वहां पे के बी डिफाइन होगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो। हो गया ना? Yes, यस sir. सर। चलो, तब इसी में हम लोग एक पढ़ते हैं, एक लॉ होता है जिसको बोला जाता है ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। अब ये एक्चुअली है क्या, ये बोला गया है, इसका डेफिनेशन ये है कि द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन of a weak electrolyte is directly proportional to the extent of ionization। ठीक है, देखो, सॉरी, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशंस, टू द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या बोला गया, देखो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है, क्योंकि हमको पता है इक्विलिब्रियम में हम लोग बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस। ये बोला गया कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर आयोनाइजेशन कंसिडर कर रहे हैं तो उसका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा वो डायरेक्टली एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा उसको डाइल्यूट करोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन तुम जितना ज्यादा करते जा रहे हो, जितना ज्यादा उसको डाइल्यूट करेंगे, उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। समझ में आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा हम लोग डाइल्यूट करेंगे उसके वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को, उसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, वो उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट को हमको ज्यादा से ज्यादा आयोनाइज करवाना है तो उसको क्या करना होगा, हमको ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूट करना होगा। तो वो देखते हैं कैसे होता है। तो ये एक्चुअली जैसे मान लो एसिड के केस में हम लोग बात कर रहे हैं, तो एसिड ले लेते हैं, जो लोग कोई एक वीक एसिड है HA हमारा। ठीक है, अब ये अपने आयंस में बदल रहा है। ठीक है, यहाँ देखो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, ये H+ और A-। ठीक है, अब एट T=0 या इनिशियली हम लोग ले लेते हैं, इनिशियल इसका कंसेंट्रेशन जो है कुछ C है, इनिशियल कंसेंट्रेशन इसका कुछ C है, और ये दोनों 0 है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है ये अल्फा है। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अगर अल्फा है तो इक्विलिब्रियम पे इसका कितना कंसेंट्रेशन बचेगा, C×1 - अल्फा, यस और नो? क्योंकि अल्फा है तो 1 में अल्फा रिएक्ट कर रहा है, 1 में अल्फा आयनाइज हो जाएगा, तो C में कितना आयनाइज होगा, C अल्फा, तो बचेगा कितना, C×1 - अल्फा बचेगा HA का, यस और नो? Yes, sir. और ये H+ कितना फॉर्म होगा यहाँ पे, C अल्फा, और A- कितना फॉर्म होगा, ये भी C अल्फा। कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत? No, sir. अब यहाँ देखो, जब इसका Ka का एक्सप्रेशन लिखोगे तो इसका Ka का एक्सप्रेशन क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ A- बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। ठीक है, अब यहाँ देखो एट इक्विलिब्रियम हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे Ka क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H+ है C अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ A- है C अल्फा, बाय कंसंट्रेशन HA का C×1 - अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे K = ये क्या हो गया, C कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया, C अल्फा स्क्वायर बाय नीचे 1 - अल्फा।
ये एक्चुअल में एक्सप्रेशन आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। क्या अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है ये बहुत ही कम परसेंटेज आयोनाइज होता है, इसका आयनाइजेशन जो होगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ये बहुत ही कम होता है। 1 के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो अल्फा का वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा वैल्यू होता है, अल्फा इज मच मच लेस देन 1। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का वैल्यू जो होता है ये 1 से बहुत ही छोटा होता है। तो ये अप्रोक्सीमेट, क्योंकि अल्फा का वैल्यू देखोगे वो 0.001 या 0.005 इस तरह से रहता है। तो 1 के रेस्पेक्ट में अगर 0.005 को तुम कंपेयर करोगे तो 1 के रेस्पेक्ट में वो बहुत छोटा है या नहीं, ये बताओ। 1 को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग 0.005 से, तो वो बहुत छोटा वैल्यू है या नहीं Yes, sir. 1 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन हम लोग ले सकते हैं ना कि 1 माइनस अल्फा, क्योंकि 1 में अगर अल्फा तुम सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तो वो नियरली क्या होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो वहां पे यही अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये k क्या हो गया, c अल्फा स्क्वायर के इक्वल हो गया। 1 माइनस अल्फा 1 पुट कर दिए, तो यहाँ से अल्फा क्या आ गया हमारा, देखो तो अल्फा इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, k बाय सी और इसका अंडर रूट k बाय सी आ जाएगा, आएगा ये एक्सप्रेशन। Yes, sir. अब यहाँ पे देखो ये सब टर्म का मतलब पता है तुम लोगों को। K जो है इस जो एसिड लिए है उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा, और C जो होगा, ये C क्या डिनोट कर रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड, जो एसिड लिए हैं उसका इनिशियल कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वो जो स्टेटमेंट था वो वैलिड है या नहीं। क्या बोला गया है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जो कि अल्फा यहाँ पे एज्यूम किया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन से। मतलब जितना ज्यादा हम लोग डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को उतना ज्यादा अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा। अब यहाँ खुद देखो, अगर हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं, किसी भी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन करने से क्या होगा, उसका कंसेंट्रेशन कम होगा, यस और नो। Yes. जितना ज्यादा उसको डाइल्यूट करोगे तो ऑब्वियसली उसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। और कंसेंट्रेशन अगर डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे देखो ये कंसेंट्रेशन डिनोमिनेटर में है, तो कंसेंट्रेशन अगर घट रहा होगा यहाँ पे डाइल्यूशन करने से, तो अल्फा का वैल्यू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये बताओ। के तो कांस्टेंट है, और कंसेंट्रेशन अगर हमारा घटेगा तो अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो यहाँ पे अल्फा जो है ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ या नहीं एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन के, बोल सकते हैं हम लोग। Yes, sir. डिग्री, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन के। यही चीज बताया था ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से, यही आया था। ठीक है, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन, एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे तो जितना ज्यादा हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करेंगे ना, उसका अल्फा का वैल्यू उतना ज्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी। ठीक है, अब अगर हमको इसका आगे हम लोग देखेंगे इसका पीएच कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ से पीएच निकालने के लिए हमको H प्लस का कंसेंट्रेशन चाहिए होगा। तो H प्लस जो है यहाँ पे क्या है, C इंटू अल्फा है एट इक्विलिब्रियम। तो C है और यहाँ पे क्या है, अल्फा का वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालेंगे, अंडर रूट के बाय सी से। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करके H प्लस निकाल सकते हैं, और H प्लस से फिर पीएच कैलकुलेट करेंगे। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं वीक एसिड के केस में कैसा पीएच निकालते हैं, तो वो सब आगे का चीज है। ठीक है, अब ये वाला एक्सप्रेशन जो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी, ये ध्यान रखना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है सब जगह मत यूज कर लेना। ये एक्सप्रेशन जो आ रहा है, ये एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ किस केस में वैलिड है हमारा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी जो हमारा एसिड, जैसे एक अंडर रूट के बाय सी लिखे हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए वैलिड है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही H प्लस आ रहा था। अगर H प्लस मान लो अगर डाई बेसिक एसिड होता हमारा, तो डाई बेसिक एसिड होता तो एक्सप्रेशन यही रहता या चेंज हो जाता, चेंज हो जाता ना, क्योंकि अगर डाई बेसिक एसिड होता तो यहाँ पे 2 H प्लस आता,
अब 2H प्लस आता तो यहाँ पे क्या आता, 2C अल्फा। समझ रहे हो बात? Yes, sir. और 2C अल्फा होता तो फिर यहाँ पे C अल्फा का स्क्वायर करना पड़ता, हमको करना पड़ता या नहीं? Yes, sir. और C अल्फा का स्क्वायर होता तो ये पूरा ओवरऑल हमारा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता या नहीं? तो ये ध्यान रखना, सब जगह ये एक्सप्रेशन मत यूज कर लेना, ये अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी, ये हम सिर्फ और सिर्फ वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए ये डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर डाइबेसिक एसिड होगा तो उसके लिए अलग से एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि एक्सप्रेशन मॉडिफाई हो जाएगा ना, क्योंकि वहां पे डाइबेसिक एसिड अगर होगा तो फिर कोफिशिएंट्स में चेंज आ जाएगा, और कोफिशिएंट अगर चेंज होगा तो हमारा एक्सप्रेशन भी क्या होगा, अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएगा। सर हाँ बोलो। सर अगर वीक डाइबेसिक एसिड भी हुआ तो उस पे ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ लगेगा ना? हाँ, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वैलिड होगा, हम बोल रहे हैं एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा अल्फा का, डाइल्यूशन लॉ तो वैलिड ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसका भी एक्सप्रेशन देखोगे तो उसका कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में ही रहेगा, तो अगर डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, और कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो अल्फा इंक्रीज होगा। तो ये तो एक्सटेंट ऑफ ये कंसंट्रेशन जो है ये तो हमेशा इसके क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वैलिड होगा, लेकिन एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सप्रेशन जो है ये अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी, ये पहले देख लेना वो किस टाइप का एसिड दिया हुआ है, मोनोबेसिक एसिड होगा तभी ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज करना, और अगर मोनो एसिडिक बेस अगर होगा तो फॉर मोनो एसिडिक बेस क्या यूज कर लेंगे हम लोग, मोनो एसिडिक बेस के लिए अल्फा क्या हो जाएगा, अंडर रूट, वहां पे के की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ के भी आ जाएगा। यस और नो, समझ रहे हो बात? अगर मोनो एसिडिक बेस होगा तो अल्फा का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, अंडर रूट के की जगह क्या आ जाएगा, के बी बाय सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? Sir. No, sir. तो ये है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। देख लो एक बार अच्छे से, सबको समझ आया कि नहीं? तो इसका सिंपल सा यही मतलब है, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हम लोग एक चीज बोलते हैं कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन के, जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो बढ़ते जाएगा, इंक्रीज हो रहा है। तो सभी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो वैलिड है। ठीक है, नोट कर लिए? Yes, sir. चलो, तो ये हो गया हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एसिड और बेस का। इसी तरह एक टर्म और हम लोग यूज करते हैं, के डब्ल्यू भी आता है, जैसे यहाँ पे एसिड के लिए हम लोग के यूज किए, बेस के लिए के भी यूज किए। एक टर्म देखोगे इसमें बहुत ज्यादा कॉमन यूज होगा इस चैप्टर में, थ्रू आउट द चैप्टर, के डब्ल्यू, जिसको बोला जाता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, या फिर इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बोला जाता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन कैसे आता है? हमको पता है कि वाटर जो है एक पोलर कंपाउंड है ना, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, यस और नो? यस सर। वाटर, तो वाटर पोलर सॉल्वेंट है, तो ये अपने आयंस में पोलर है, तो ऑब्वियसली ये अपने आयंस में थोड़ा बहुत तो डिसोसिएट हो रहा होगा, भले ही इसका आयनाइजेशन जो है बहुत ही कम होता है, बहुत वेरी वेरी लेस है, लेकिन ये अपने आयंस में आयोनाइज हो सकता है, एक पोलर कंपाउंड है, तो पोलर सॉल्वेंट है। तो वाटर का जो, इसको बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन, वाटर खुद से जो आयोनाइज होता है उसको सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर बोलते हैं, या फिर इसके लिए एक टर्म होता है ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ऑटो प्रोटोलाइसिस का मतलब क्या हुआ कि वाटर खुद से प्रोटॉन जनरेट कर रहा है, ठीक है, खुद से वो प्रोटॉन को जनरेट कर रहा है, तो उसको ऑटो प्रोटोलाइसिस बोलते हैं वाटर का।
वाटर के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो खुद से प्रोटॉन जनरेट कर सकता है सेल्फ आयनाइज होके, भले ही उसका कंसेंट्रेशन जो होता है बहुत ही कम होता है, वेरी वेरी लेस होता है, वो हम लोग देखेंगे कितना वैल्यू होता है। तो इसका रिएक्शन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वाटर अगर सेल्फ आयनाइज हो रहा है तो मान लेते हैं ये बैलेंस इक्वेशन लिख रहे हैं कि 2H2 वाटर जो है ये कन्वर्ट होके क्या बना रहा है, H3O प्लस एक्वस और OH माइनस। ठीक है, ये वाटर का ऑटो प्रोटोलाइसिस का इक्वेशन है। अब इसके लिए अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K डिफाइन करें तो इसका क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय नीचे क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2O और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे खुद बता चुके हैं कि वाटर जो है एक सॉल्वेंट की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो इसका कंसंट्रेशन जो है बहुत ही एक्सेस में प्रेजेंट है। तो एक्सेस में प्रेजेंट है तो इसके कंसंट्रेशन में उतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बहुत ही मिनिमम चेंज आ रहा होगा जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही हम लोग मान सकते हैं। तो K इंटू ये क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H2, ये दोनों कांस्टेंट है तो इधर ले आए हम लोग, तो इधर क्या बच गया, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और ये दोनों इधर कांस्टेंट है हमारा, तो इसी दोनों टर्म को रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, KW से, और यही KW को बोला जाता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, ये KW क्या हो गया, ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, और ये KW का वैल्यू जो होता है ना एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये KW का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है 25 या 298 केल्विन पे, ये KW का वैल्यू मेजर किया गया, ये KW कितना होता है 10 टू द पावर -14 होता है, 10 टू द पावर -14। और हमको पता है कि वाटर क्या है, एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्पेसीज है ना वाटर, बोलो। sir. तो अगर न्यूट्रल स्पेसीज है वाटर तो यहाँ पे H प्लस, ये H3O प्लस और OH माइनस, इन दोनों का कंसंट्रेशन जो है ये इक्वल है। ठीक है, और इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है तो ये किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर -7 मोलर के बराबर होता है। तो यही दोनों आपस में, जब ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ये डेटा है कि वाटर का जब 25 डिग्री सेल्सियस पे ये आयनिक प्रोडक्ट देखा गया, तो सॉरी ये 10 टू द पावर -14 है। ठीक है, 10 टू द पावर -14, और जब ये H3O प्लस और OH माइनस का कंसेंट्रेशन जब देखा गया तो ये 10 टू द पावर -7 था। तो दोनों का 10 टू द पावर -7 है, तो जब प्रोडक्ट ले रहे हैं तो दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर -14 हो जाएगा। तो देख रहे हो ये आयनाइज तो हो रहा है बट कंसेंट्रेशन देख रहे हो कितना ज्यादा कम है, दिख रहा है ना, वाटर से जो H3O प्लस आ रहा है या H प्लस आ रहा है उसका कंसेंट्रेशन कितना ज्यादा कम है, 10 टू द पावर -7 के ऑर्डर में। ये बहुत ही छोटा वैल्यू है ना, यस और नो। Yes, Yes. sir. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये ध्यान रखना कि 25 डिग्री सेल्सियस पे KW का वैल्यू कितना होता है, 10 टू द पावर -14 होता है, और इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, 10 टू द पावर -7 मोलर। दोनों इक्वल होंगे तभी तो वाटर क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलो लिख लिए, Yes, sir. समझ आ रहा है या नहीं सबको, कोई डाउट है यहाँ तक जितना बताए हैं, देखो तो किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हो। हेलो, Nice, sir.
अक्षत, कोई डाउट है? नहीं सर। आ रहा है ना समझ में? हाँ सर, आ रहा है समझ। चलो, तो ये हो गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या ऑटो प्रोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये ध्यान रखना, इसी को ऑटो प्रोटोलाइसिस बोलते हैं। सेल्फ आयोनाइजेशन भी बोलते हैं वाटर को। वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन होके ये H+ और OH- प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे मेनली हम लोग यहाँ पे पीएच कैलकुलेशन के बारे में डील करेंगे, तो पीएच तुम लोग को पता ही होगा। पीएच का फॉर्मूला कैसे होता है? माइनस, ये तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पीएच का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? माइनस क्या होता है? नेगेटिव Log. लोगारिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+, यही होता है ना? Yes, sir. पढ़े होंगे तुम लोग। अब यहाँ पे लॉग जो है, ये हमारा बेस जो होना चाहिए 10 होना चाहिए। ध्यान रखना, लॉग यूज कर रहे हैं तो बेस जो है ये 10 यूज करना है। तब ये देखो, ये यहाँ से हमारा ये पीएच आ गया। ठीक है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। अब इस तरह से यहाँ पे POH भी लिख सकते हैं हम लोग। जैसे पीएच लिख रहे हैं ना, उसी तरह POH भी लिख सकते हैं। POH क्या आ जाएगा? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ की जगह अब क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ OH-। ठीक है, इसी तरह हम लोग यहाँ पे PKA भी लिख सकते हैं। अब PKA क्या आ जाएगा? माइनस लॉग, और यहाँ पे OH- की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे Ka आ जाएगा। PKA एसिड के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे। इसी तरह बेस के लिए हम लोग PKB भी लिख सकते हैं। PKB क्या आ जाएगा? माइनस लॉग KB हो जाएगा। इसी तरह PKW भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। PKW क्या आ जाएगा? ये वाटर के लिए माइनस लॉग KW हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो जैसे पीएच हम लोग डिफाइन करते हैं माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, उसी तरह इस तरह से ये हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? No, sir. अब यहाँ पे देखो सारा का पीएच अगर क्या, सर सारा का बेस तो 10 रहेगा ना? हाँ बेस सब में 10 है। लॉग लिख रहे हैं तो बेस 10 है। ठीक है, बेस अंडरस्टूड है, यहाँ पे 10 होगा। अब यहाँ ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H+ बोला गया तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? 10 पे पावर क्या आ जाएगा? -pH हो जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टी यूज करो। अगर यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H+ तुमको पूछा जाएगा तो माइनस को उधर भेजो, पहले 10⁻⁻pH हो जाएगा। यस और नो? बताओ। Sir. ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो अगर हमारे पास इस फॉर्म में अगर हमको कंसंट्रेशन ऑफ H+ दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ जो है जनरली तुमको इसी फॉर्म में मिलेगा, x × 10⁻⁻y के फॉर्म में अगर है। ठीक है, कंसंट्रेशन H+ का इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो डायरेक्टली पीएच बता सकते हो तुम्हारा क्या आ जाएगा। तो पीएच निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। अब कंसंट्रेशन ऑफ H+ की जगह तुम पुट करोगे माइनस लॉग x × 10⁻⁻y। अब इसको सिंप्लीफाई करो फर्दर, तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखो तो डायरेक्ट क्या आएगा? सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखो, माइनस लॉग y माइनस लॉग x, यही आ जाएगा क्या? लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लो डायरेक्ट। ए लॉग A × B है ना, तो लॉग A+B वाला यूज कर लो। समझ आया बात? हेलो, Yes, sir. आ गया ये सबका? बेसिक लॉ का प्रॉपर्टी यूज किए हम लोग। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो अगर देखो इस तरह से अगर तुमको डायरेक्टली दिया रहेगा ना कंसंट्रेशन ऑफ H+, जनरली डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो इस तरह का दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ हमारा 2 × 10⁻³ है, तो डायरेक्ट तुमसे पीएच पूछा गया तो क्या बोल दोगे? डायरेक्ट 3 - log 2 होगा। अब लॉग के वैल्यूज यहाँ पे याद रखने जरूरी है। अब लॉग के वैल्यूज कौन कौन से याद रखना है? 1 से 10 तक तो एटलीस्ट तुम लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, 1 से 10 में सारा भी याद नहीं रखना है तुम लोग को, कुछ कुछ अगर पता होगा तो डायरेक्टली वहां पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके तुम लोग निकाल सकते हो। जैसे हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं सारा लॉग का वैल्यूज जो जो याद रखना है। log 1 का वैल्यू तो ऑलरेडी सबको पता ही होगा। log 1 क्या हो जाएगा? 0। 0।
log 2 भी याद होगा, यहाँ पे सब बेस 10 है, ये ध्यान रखना, सबका बेस 10 है। log 2 का वैल्यू 0.301, ये याद रखना। या कैलकुलेशन में 0.3 भी यूज कर सकते हो, नियरली 0.3 लिख के कर सकते हो। तो log 2 का वैल्यू 0.301। log 3 का वैल्यू याद है किसी को? 0.48 होता है log 3 का, ठीक है। log 4, अगर तुमको log 2 का वैल्यू पता है तो log 4 का वैल्यू निकाल सकते हो। यस सर। 2 log 2 हो जाएगा, log 4 होगा। यस सर। तो बताओ log 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा नियरली। log 2 का दुगना ही हो जाएगा ना log 4। यस सर। 0.6 हो गया। चलो log 5 बताओ। log 5 भी याद रखने का जरूरत नहीं, तुम लोग कर सकते हो। देखो 5 को 10/2 कर सकते हैं हम लोग, और log 10 का तो वैल्यू पता ही है हमको, 1 होता है। तो 10/2 अगर लिखोगे तो log 10 माइनस log 2 कर सकते हैं। log 10 का वैल्यू 1 हो गया, log 2 का वैल्यू हमको पता है 0.3 होता है, तो 1 माइनस 0.3 करोगे कितना आ जाएगा? 0.7 होगा। नहीं समझ में आया क्या? ये log 10, देखो 5 को हम लोग 10/2 लिख सकते हैं या नहीं? अब 10/2 लिखोगे तो ये देखो log a/b है, तो log a माइनस log b लिख सकते हैं ना हम लोग। log 10 का वैल्यू ये क्या है? ये तो 1 है ना, बेस 10 है, तो ये पता है ना, log a टू द बेस से, ये दोनों अगर वैल्यू सेम रहता है तो इसका वैल्यू हमेशा क्या है? 1 है। तो यहाँ पे वही चीज है, बेस यहाँ पे 10 है और log 10 कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या होगा? 1। और माइनस log 2 तो ऊपर देख चुके हैं हम लोग, ये 0.3 है नियरली, ये क्या आ जाएगा? 0.7 नहीं हो जाएगा? समझ रहे हो बात? Yes, sir. चलो तो log 5 हो गया 0.7, ठीक है। एग्जैक्ट 0.699 होता है, ठीक है, वो राउंड ऑफ करके हम लोग 0.7 लिख दे रहे हैं। चलो log 6 का वैल्यू बताओ तो। log 6 भी याद रखने का जरूरत नहीं है, अगर log 2 और log 3 का वैल्यू पता है तो log 6 निकाल सकते हो। 6 को 2 into 3 लिख सकते हो, Yes, sir. और 2 into 3 क्या हो जाएगा? log 2 प्लस log 3 हो जाएगा। बताओ जल्दी से। 0.781। 0.78, ठीक है, समझ गए। चलो log 7 बताओ। log 7 तो नहीं निकाल सकते हो कैसे भी करके, इसका तो याद रखना पड़ेगा। तो ये याद रखो, log 7 का वैल्यू 0.85, ठीक है। चलो तो देखो अभी तक तुम लोग को इसमें से अभी तक जितना बताया, log 2 log 3 याद रखना है, बाकी log 7 याद रखना है, ठीक है। चलो log 8 बताओ, तो log 8 भी याद रखने का जरूरत नहीं है, ये निकाल सकते हो। सर 0.9। 0.9 हो जाएगा, क्योंकि log 8 क्या हो जाएगा? 3 log 2 हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ log 2, तो 0.9 हो गया। log 9 बताओ तो, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो। सर 0.96। 0.96, 3 2 टाइम्स log 3 हो जाएगा ना, ये 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, तो 2 टाइम्स log 3, और log 10 का वैल्यू तो पता ही है ये, तो 1 हो जाएगा। तो इसमें से देखो कौन कौन सा 3 वैल्यूज तुमको याद रखना है, जिससे काम बन जाएगा सारा, log 2 log 3 और log 7, बस। इसके अलावा तो बाकी तुम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हो। तो जैसे मान लो, देखो यहाँ पे हमको H प्लस का कंसेंट्रेशन 2 into 10⁻³ दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग pH क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस log 2, और 3 माइनस log 2 यहाँ से क्या आ जाएगा? log 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.3, ये आंसर क्या हो गया? नियरली 2.7। डायरेक्ट दे सकते हैं हम लोग pH। समझ आया या नहीं? Yes, sir. आ गया. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर इस फॉर्म में दिया रहे ना, जनरली तुमको इसी फॉर्म में मिलेगा H प्लस का कंसेंट्रेशन, ये x into 10⁻⁻⁻, इस फॉर्म में मिलेगा। तो डायरेक्टली हम लोग y माइनस log x ये वाला यूज कर लेंगे, और y माइनस log x करोगे, और जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा log का,
ये सब याद रखना तुम लोग, ठीक है। डायरेक्टली यूज करके हम लोग पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लो एक बार फटाफट, इसको नोट कर लो। तो अभी बस ये हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी बस देख लो कैसे हम लोग कर रहे हैं। चलो जैसे मान लो इस तरह से दिया हुआ है, एक एग्जांपल तुम लोग करके बताओ फटाफट। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻⁵। डायरेक्टली बताओ तो पीएच क्या आ जाएगा? 4.4। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 5 - log 4, और 5 - log 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.6। ये क्या हो जाएगा? 4.4। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन तुरंत करके बता सकते हैं। अगर इस फॉर्म में दिया है तो हम आसानी से तुरंत, तो इसके लिए लॉग का वैल्यूज तुम लोग याद कर लेना। ये याद हो जाएगा जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स बनाओगे ना आगे, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। 3 वैल्यूज याद रखो, log 2, log 3 और log 7 का, ठीक है। चलो तो फटाफट देख लो इसको, इसमें अगर कहीं पे डाउट है किसी को बताओ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले क्लास से इसका स्टार्ट करेंगे, कैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसको। तो मेनली पीएच कैलकुलेशन ही करेंगे हम लोग। स्ट्रॉन्ग एसिड का कैसे करेंगे पीएच, वीक एसिड का कैसे करेंगे, फिर उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस का कैसे करेंगे, फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड का, ठीक है। अलग अलग केसेस, बहुत सारे केसेस कवर करने हैं इसमें, तो सबका पीएच कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे अलग अलग करके। हम लोग एक एक करके नेक्स्ट क्लास से हम लोग पीएच कैलकुलेट करेंगे। सर हाँ बोलो। सर ये फॉर्मूला pH इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कैसे आया? क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही है। हेलो। सर अब आ रही है आवाज? हाँ बोलो। सर ये pH का जो फॉर्मूला है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, वो कैसे आया? वो एक्चुअली पीएच के स्केल्स, मतलब देखो पीएच क्या था, पीएच का एक स्केल डिफाइन किया गया था ना। पीएच स्केल याद है? 0 से लेके, वो तुम लोग पढ़े होगे ना क्लास, किसमें है? 10th में ही है ना शायद। 0 हाँ से सर, लेके अभी स्कूल में वही चल रहा है। हाँ, तो 0 से लेके वो 14 तक होता है ना। वो एक्चुअली पीएच स्केल है, 25 डिग्री सेल्सियस पे वो डिफाइंड होता है, रूम टेम्परेचर पे वो करता है। तो एक्चुअली जो कोई भी सब्सटेंस है, एसिडिक होगा या कितना बेसिक होगा, उसके बेसिस से वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि पीएच का जो वैल्यू आता है ना, वो जो पीएच, वो जो स्केल बनाया गया है, वो बेसिकली H प्लस के कंसंट्रेशन को पुट करके देखा गया है, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अलग अलग सब्सटेंसेस का जब हम लोग लॉग का वैल्यू ले रहे हैं ना, उसके H प्लस के कंसंट्रेशन का जब हम लोग नेगेटिव लॉग ले रहे हैं, तब वो वैल्यू पीएच का जो आ रहा है एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटली, वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली अलग अलग सब्सटेंसेस लेके ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज पुट करके वो डिटरमाइन किया गया है। जैसे मान लो कोई एसिड ले लिया, HCl ले लिया, जैसे HCl का तो K का वैल्यू वो तो कांस्टेंट है ना, यस और नो? यस सर। तो कांस्टेंट है, तो वहां से HCl से कितना H प्लस जनरेट होगा वो तो निकाला जा सकता है कि HCl का हम लोग कितना कंसंट्रेशन लिए हैं, अगर हमको पता है तो H प्लस कितना जनरेट होगा वो तो वहां से निकाला यस जा सकता है। तो वहां से H प्लस निकाला गया, उसके बाद वो H प्लस जो भी आया वो वैल्यू वहां पे पुट किया गया, उसका नेगेटिव लॉग लिया गया, तो वो पीएच आया। पीएच को बस वो डिफाइन करने का तरीका है, ठीक है। H प्लस जैसे ही आया उसके बाद उसका नेगेटिव लॉग लेके वो डिफाइन करने का तरीका है, वो सारा एक्सपेरिमेंटल तरीके से डिफाइन हुआ है, ठीक है। उसका डेरिवेशन एक्चुअली वैसा सच कोई डेरिवेशन नहीं है, बस एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही वो सारा एक्सपेरिमेंट करके वो सारा डिराइव हुआ है। थियोरेटिकल उसका कोई डेरिवेशन वैसा सच नहीं है, ठीक है।
क्लियर है? यहाँ तक लिख चुके हो तुम लोग सारा? यस सर। ठीक है, तो अभी इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, अभी मतलब बेसिक पढ़ सकते हो एक बार। नेक्स्ट क्लास में जब एक और क्लास होने दो, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स खुद बोलेंगे करने के लिए, ठीक है? तो इसका बुकलेट मिल चुका है ना तुम लोगों को? सर बुकलेट सॉफ्ट है? कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी है ना? ठीक है, ठीक है, तो अभी नहीं, अगले क्लास से ये स्टार्ट करना तुम लोग बनाना। तब तक जो पीछे का छूटा है वो सब कंप्लीट करो, एक और क्लास होने दो, फिर इसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? और कुछ? सर केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा बन गया मॉड्यूल। बन गया? यस सर। चलो ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर भी अब सॉल्व करो, मॉड्यूल अगर बन गया तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, लास्ट 10 इयर्स का पूरा क्वेश्चन बना लो, 2010 से लेके 2020 तक का, ठीक है? यस एटलीस्ट सर। लास्ट 10 साल का तो बनाओ ही। चलो, सबको समझ आ गया? सूरज, यस सर। समझ आ रहा है या नहीं तुमको? हम्म, आ रहा है। आ रहा है ना? यस सर। चलो, और भी किसी को कोई डाउट है? दीक्षा? नो सर। नो सर। चलो फिर तो आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं, ठीक है? एंड कर रहे हैं आज का क्लास यहीं पे।